ये जो सब हो रहा है ना, इसे देख के मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यू के कोई नए रूल्स आने वाले हैं, जहां पर सुपरस्टार्स क्या ट्वीट करेंगे, क्या पोस्ट करने वाले हैं, वो एक बार डब्ल्यूडब्ल्यू की टीम से होके जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको पूरा सीरीज से बताता हूँ, शुरुआत से बताता हूँ। सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर ने इस वाली फोटो को पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने स्मैकडाउन में धो दिया था जिमी ऊसो और कोडी रोड्स को, और उसके बाद उन्होंने कैप्शन लिखा, प्रोसीड विथ कॉशन, जो कि आपको पता है न्यूमी का फ्रेज है। इससे पहले कि उन्होंने अपनी चैंपियनशिप विकेट करी थी अपनी प्रेगनेंसी की वजह से, उनका रन काफी अच्छा चल रहा था। इस कैप्शन को उन्होंने बहुत पॉपुलर सा कर दिया था थोड़े ही टाइम में। अब इसके ऊपर नेओमी का रिप्लाई भी आया, मतलब उनका तो वैसे भी ट्वीट कुछ ना कुछ आते रहता बीच में, तो इसके ऊपर तो उनको रिप्लाई करना ही था। और यहाँ पे वो ये लिखते हैं कि कौन एज ट्रिब्यूट वॉलंटियर कर सकता है, मेरे बेबी को थोड़े टाइम के लिए कैरी कर ले और तब तक मैं ड्रू मैकिंटायर का पिछवाड़ा बजा के आ जाऊं। जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया, लोगों लगा ओ भाई बड़ा सैवेज था, लेकिन कहानी यहीं पर नहीं रुकी। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने जो ट्वीट किया ना भाई, 32,000 इसके ऊपर लाइक्स हो चुके हैं, 2.5 मिलियन के आसपास इस पे इंप्रेशन है। और यहां पे ड्रू मैकिंटायर लिखते हैं कि आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार तो करता हूं, लेकिन मैं बहुत होप करता हूं कि जो तुम्हारा बेबी है वो बिच ना निकले अपने पिताजी की तरह। और ये मतलब मेरे को अभी, एक तो ये जिमी ऊसो के साथ उनका मैच था, नेओमी उनकी पत्नी है, अभी बेबी आने वाला है, और वो बेबी अभी आया भी नहीं है, और उससे पहले ही उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी में। इसके बाद वैसे नेओमी ने एक और ट्वीट किया, जो कि आप कह सकते हो कि ठीक है, वो थोड़ा बहुत अच्छा कमबैक था, जहां पे वो इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वो हिज है, वो एक गर्ल भी तो हो सकती है, ऐसे करके वो थोड़ा सा जो कार्ड है उसको ऐसे प्ले कर रही है कि, और पहले से ही बता दे रही है कि आगे जाके 20 साल के बाद अगर ये मेरा बेबी तुम्हें मारने धोने के लिए आए तो उसके बाद मेरे से मदद की गुहार मत लगाना। भाई देखो अलग ही चल रहा है, अभी एक बच्चा जो कि पेट में है, अभी तक वो बाहर नहीं आया है, और उससे पहले ही वो डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन में इंट्रोड्यूस हो चुका है। हम डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में बात करते हैं ना कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू का वेटरन है, क्योंकि वो बच्चा था तब से ही वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आ गया था। अब इस बच्चे के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज के एनएक्सटी के हैलोवीन हैवक वाले शो की बात कर लेते हैं, और कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। अगर आप एनएक्सटी की तरफ नजरें नहीं डालते तो भी आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, और मैं तो बोलूंगा कि आपको जो नजरें हैं वो डालनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हेडलाइंस क्रिएट करी हैं आज के एनएक्सटी के वाले स्पेशल एडिशन ने। एक तो जिवॉन और ये स्लेटर का मैच था अगेंस्ट मिस्टर इगुआना और ला पार्का वाला, और इसमें एक मूव था जो कि बॉच हो गया। लोग कह रहे हैं बॉच है या इसको प्लान को करना था, क्योंकि जिवॉन और मिस्टर इगुआना दोनों ने ही ऐसे जंप मारी, और वो जंप मारने के बाद जो है शायद वो कटर लगाने वाले थे, वो एग्जैक्ट वैसे स्पॉट हिट हुआ नहीं। अच्छे स्पॉट्स थे इस मैच में, लेकिन थोड़े बहुत बॉचेस भी थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए कुछ अपने मूव से अच्छे से परफॉर्म कर नहीं पाए। बाकी जिवॉन वाली जो टीम है वो इस मैच को जीत जाती है। ईथन पेज और डॉक्टर वैगनर का भी मैच था, और भाई वो मास्क को हमने या तो उतरते हुए देखा है, जो कि डिसरिस्पेक्ट होती है। इस मास्क में कुछ मैच का जो पार्ट है वैगनर ने वो फटे हुए मास्क के साथ लड़ा, क्योंकि ऊपर से उसको जो है उन्होंने फाड़ दिया था, और बहुत ही उनका कूल लुक आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि भाई इस बंदे के साथ गलत छेड़छाड़ कर दी है। लेकिन एंड में ईथन पेज अपने टैक्टिक्स का यूज करते हैं, कुछ पाउडर सा उन्होंने डाल दिया वैगनर के मुंह पे, और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। इसके साथ साथ ब्लेक मनरो, जिनको बहुत टाइम से फैंस चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं, जरिया जो कि सोल रूका के बिहाफ पे चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी, जो कि फिट नहीं है पूरी तरीके से, तो टाइटल वो डिफेंड नहीं कर पाई अपनी फ्रेंड के लिए, और यहाँ पे ब्लेक मनरो चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। पहला उनका डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ये टाइटल है, और वो मूवमेंट भी मैंने नोटिस किया जिस टाइम पे पिनफॉल हो रहा था, पीछे सोल रूका को भी उन्होंने फ्रेम में रखा था, और जो डिसअपॉइंटमेंट उनके चेहरे पर आ रही थी, ये एक्सप्रेशन होते हैं जो कि आपकी स्टोरी टेलिंग को और ज्यादा अच्छा और बिलीवेबल बनाते हैं, जो कि काम बहुत अच्छे तरीके से सोल रूका ने किया। एंड जिस चीज का फैंस इंतजार कर रहे थे बहुत टाइम से, वो आज एनएक्सटी में हो चुकी है। टेटम पैक्सली के बारे में लोग बहुत ऐसे रूट कर रहे थे कि इनको चैंपियन बनना चाहिए, तो आज इन्होंने चैंपियनशिप जीत ली है जेसी जेन को हरा के, और एंड में तो ऐसा लग रहा था कि इनकी बंदी इन्हीं के ऊपर टर्न होने वाली है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है किसी तरीके से मैनेज कर लिया, और इनके पास चैंपियनशिप आ चुकी है। अभी एनएक्सटी विमेंस डिवीजन में हमेशा से जो मामला बहुत अच्छा था, अब वो बहुत 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 अच्छा लग रहा है, स्पेशली जिस तरीके से फैंस भी इन्वेस्टेड रहते हैं एक सुपरस्टार में। मेन रोस्टर की तरह नहीं होता कि किसी सुपरस्टार के साथ पहले उम्मीदें दिखाई और उसके बाद मेन टाइम आने पर उसे छोड़ दे, जैसा मेन रोस्टर में बहुत ज्यादा होते हुए देखते हैं। फिर आज हार्डी बॉयज ने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड भी करना था, और ये ब्रोकन गिमिक के साथ था। इस मैच में टेबल के कितने सारे स्पॉट्स है वो तो मैं भूल ही चुका हूं, और एक स्पॉट बहुत खतरनाक था जिसने आप कह सकते हो ये मैच कॉस्ट करवा दिया, और जो एनएक्सटी वाली चैंपियनशिप है वो हार्डी बॉयज के पास से जा चुकी है, क्योंकि जेफ हार्डी ने एक फॉल लिया, और वो फॉल ऐसा था कि मैट हार्डी ने पकड़ा तो हुआ था, लेकिन वो लैंड नहीं करे सुपरस्टार्स के ऊपर सामने, वो खुद ही उसके ऊपर
ऊपर गिर गया, जिसके बाद मोमेंटम पूरी तरीके से इधर उधर हो गया और फिर एंड में जाके जो चैंपियनशिप है वो उनके पास से चली गई। यानी कि अब उनके पास दो टाइटल थे, उसमें से एक NXT वाला जो टाइटल है वो अब नहीं रहा उनके पास, और मेन इवेंट था रिकी सेंट्स और ट्रिक विलियम्स के बीच में, जहां पे रिकी सेंट्स ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। अगर आप NXT को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर दे सकते हो, रिसेंटली जो प्रोडक्ट है वो आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि पिछले मेरे को याद है वो अनडिस्प्यूटेड एरा वाला जो NXT का टाइम था उसको मैंने बहुत एंजॉय किया था, और अभी देख के ऐसा लग रहा है कि वो वाला NXT का जो अच्छा टाइम है वो वापस आ चुका है। बट पता नहीं मेन रोस्टर के बारे में ऐसा मैं कब कह पाऊंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं WWE के सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बारे में। शुरुआत से ही ये शो कहां पे आएगा इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहा है, पहले तो कहीं आया ही नहीं था, फिर उसके बाद उन्होंने यूट्यूब पर डालना शुरू किया, लेकिन अब WWE ने शायद अपनी जो स्ट्रैटेजीज है उनको चेंज किया है, और जो इंटरनेशनल मार्केट है यानी कि पीकॉक के अलावा बाकी सारे इंटरनेशनली ये जो SNME है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आने वाला है। तो मतलब आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, या वैसे बहुत लोगों के लिए तो गड़बड़ भी हो गया होगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर ये आ रहा है और अगर यूट्यूब पर ये आता तो वो ज़्यादा लोगों के लिए एक्सेस करने के लिए होता है। इवन मेरे को याद भी आ रहा है कि लाइव सेक्शन में जाके जब मैंने देखा था तो मिलियंस में व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे खासे थे WWE के SNME के, लेकिन WWE इसको अब चेंज कर रही है। इससे मुझे लगता है कि शायद यूट्यूब पे आ सकता है, बट जो भी है नेटफ्लिक्स पर WWE इसको लेके आने का प्लान करिए। और अंदर ही अंदर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नेटफ्लिक्स वालों ने कुछ ना कुछ WWE के डंडा करना शुरू किया है, क्योंकि देखो जिस हिसाब से ये हाइप के साथ आए थे नेटफ्लिक्स पे अपना मंडे नाइट रॉ लेके और इंटरनेशनली सारी चीज़ों को, मैं जैसे बोल रहा हूँ नंबर्स इन्होंने बोस्ट नहीं किए हैं, तो शायद रिजल्ट बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है नहीं नेटफ्लिक्स के लिए, तो शायद कुछ चीज़ें इनको देनी पड़ेंगी, और इसीलिए आने वाले टाइम में अब जो शोज़ हैं उसके बीच में एड्स भी आने वाली है, तो उसके लिए भी हमको रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि WWE से ज़्यादा पैसे तो कितने कमा पाए वो पता नहीं है, लेकिन अब एड्स के थ्रू नेटफ्लिक्स वाले अपनी जो जेब है वो थोड़ी सी भरने वाले हैं। गोल्डबर्ग और आस्का के बारे में मैंने आपको बताया था कैसे इनके बीच में तो नहीं, फैंस ने इस मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी बना दी, जो सम गर्ल करके गोल्डबर्ग ने बोल दिया था आस्का को, तो इसके बाद आस्का का एक जवाब आता जो कि डायरेक्ट तो नहीं था, लेकिन पता चल रहा है ये गोल्डबर्ग के लिए ही है। यहाँ पे पूरी लंबी चौड़ा उन्होंने 2-4 पैराग्राफ लिख दिए हैं जहां पे वो बता रही है कि रूल्स क्या, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, क्या मेन चीज होती है, कैसे उन्होंने रास्ता तैयार किया जापानीज रेसलर्स के लिए, और बहुत ही ज्यादा हम्बल वे में उन्होंने यहाँ पे लिखा है। एंड में अपना ट्वीट लिखते लिखते उन्होंने करंट वाली स्टोरी का भी बहुत मस्त तरीके से प्लग किया, जहां पे वो लिखती है फर्स्ट आई विल ब्रिंग कायरी विद मी, और उसके बाद कायरी करके उन्होंने लिखा, और साथ में जो इमोजी है उनके लिए तो वो क्लाउन वाली नहीं है, उनके लिए वो फेस पेंट वाली इमोजी है। तो ये कह के उन्होंने एक जवाब जरूर दिया है गोल्डबर्ग को। अब मुझे लगता नहीं गोल्डबर्ग का इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स आने वाला है, वो बंदे ने पता नहीं इंटरव्यू में कहाँ क्या बोल दिया, और उस चीज़ को जो है लोगों ने इंटरनेट पे इस तरीके से ला के मुद्दा बना दिया। वैसे भी गोल्डबर्ग उन नामों में से हैं जिनको टारगेट बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो बस थोड़ा कुछ बोलने की बात थी, और उसके बाद जो बवंडर है वो खड़ा हो गया। मैं तो कहता था ठीक है जो चल रहा तमाशा देखते रहो, ज़्यादा इसमें अपनी माथा फोड़ी करने की जरूरत है नहीं। एक ट्वीट मुझे देखा जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और WWE चाहे तो इसको यूज़ भी कर सकती है अपनी स्टोरी में। एक ज़ॉम्बी का, पता ही आपको हैलोवीन का भी ये जो है थोड़ा टाइम चल रहा है, वीक चल रहा है, तो इसमें कोई बंदा आता है पेंटा बन के, लेकिन उसका ज़ॉम्बी एडिशन, इसमें मतलब बिल्कुल बंदे ने जो पेंट वगैरह है किया हुआ है और जो भी है क्या प्रॉप्स लगाए हुए हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सही में ज़ॉम्बी वाले जोन से निकल के आया है, तो बहुत अच्छे तरीके से बनाया। अगर WWE चाहे तो कुछ पेंटा का दूसरा तीसरा वर्जन भी लेके आना चाहे तो इस बंदे को ज़रूर जो है इंट्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन हाँ कला को तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि कैसे पेंटा भी बनाया, लेकिन ऐसा जो कि ज़ॉम्बी वाला एडिशन है और लग भी अच्छा रहा है। वो वाली रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी ना, जहां पे ये पता चला था कि WWE अपनी स्टोरी लाइन्स के लिए भी जो है AI को यूज करने वाली है, और इसके बाद फैंस का बहुत तगड़ा वाला आउटरीच आया था इस चीज को लेकर कि भैया तुम स्टोरी लाइन में तो कम से कम ये मत घुसेड़ो, वैसी तुम्हारी स्टोरी गड़बड़ हो गई है। अब एक बंदे ने क्या नोटिस किया, इस ट्वीट पे जो है 3000 से ज्यादा लाइक्स भी हैं, और यहाँ पे यूट्यूब वीडियो है जो कि जिमी ऊसो और ड्रू मैकिंटायर के स्मैकडाउन के मैच की है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में WWE ने जिमी ऊसो की जगह जे ऊसो का नाम लिख दिया, जहां पे आफ्टर डिफीटिंग जे ऊसो लिखा हुआ है, जबकि मैच तो उनका था जिमी ऊसो के साथ। तो यहाँ पे इस बंदे ने कैप्शन लिखा है कि भाई अब तो ये जो WWE वाले हैं अपने डिस्क्रिप्शन और कैप्शंस के लिए भी AI का यूज करने लगे हैं। पता नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये AI की वजह से हुआ है, लेकिन देख रहे हो फैंस के दिमाग में वो चीज़ कैसे घुस गई है कि तुमने AI क्यों यूज कर लिया। एक तो मजे की बात ये भी है कि जो अमेरिकन लोग होते हैं ना, इनको ऐसी ऐसी चीज़ों में बहुत जल्दी आग लग जाती है, स्पेशली अगर मैं WWE के सेंस में बात करूँ, क्योंकि वैसे तो हम इंडियंस को बहुत जल्दी आग लग जाती है। आपको इंडिया का ट्विटर बस खोल लेने की जरूरत है, लेकिन पता नहीं मैं इसको कभी कभी इंजॉय भी कर लेता हूँ कि अच्छा ये यहाँ से भी मसाला मिल गया और यहाँ से भी मसाला मिल गया, अपना इस चीज से ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। लाइफ में यार ऐसा मोमेंट तो हर किसी के साथ होना चाहिए, तब आप बोल सकते हो कि आपकी लाइफ कंप्लीट है, या फिर जो लाइफ में कुछ कुछ चीजें होती हैं जिस पर चेक लग जाना चाहिए, उनमें से ये कुछ है। और ये रॉक्सैन के साथ कुछ हुआ,
10 साल पहले की उनकी एक क्लिप है जहां पे वो निकी बेला से एज फैन मिल रही हैं और यहां पे वो यही बोल रही हैं कि कैसे उन्होंने जो है ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया, इस दिसंबर में उनका मैच होने वाला है और समडे मैं निकी बेला तुम्हारे अगेंस्ट भी लड़ना चाहूंगी। यहाँ पे रॉक्सेन बहुत ज्यादा छोटी बच्ची लग रही है, ऑब्वियसली छोटी बच्ची थी उस टाइम पे। और अब आज फास्ट फॉरवर्ड में आए तो अगला जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वहां पे निकी बेला और रॉक्सेन का ही मैच होने वाला है। और अच्छी बात यह है कि इस चीज की क्लिप भी है जहां पे लिटरली रॉक्सेन यही बोल रही है। आई थिंक निकी बेला यहाँ बोलती है कि टैग टीम में, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हारे अगेंस्ट में लड़ना चाहूंगी। तो देखो कैसा ये एक पूरा फुल सर्कल वाला मूवमेंट है और बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग भी है, जिससे हम लोग भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं कि कैसे अगर आप अपना कोई एम बनाते हो, कोई गोल सेट करते हो और उस पर कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते हो तो वो चीज़ आपके कदमों में आने से कोई नहीं रोक सकता, जो कि फिलहाल रॉक्सेन के साथ हुआ है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला शो होने वाला है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स वाला और यहाँ पे वॉर गेम्स वाला मैच भी है। आई थिंक अब पूरी कंफर्मेशन इस बारे में आ चुकी है। वैसे तो रोमन रेंज पोस्टर में भी फीचर थे, लेकिन कई बार डब्ल्यूडब्ल्यूई बाद में सुपरस्टार्स को हटा देती है। लेकिन अभी हैलोवीन हैवक के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सर्वाइवर सीरीज का जो प्रमोशनल मटेरियल चलाया वहां पे रोमन रेंज भी फीचर्ड है और हैवीली, क्योंकि जो उसका बिल्कुल आउटरो होता है ना, जहां पे बिल्कुल जो वो प्रमोशनल वीडियो खत्म हो रही है वहां पे रोमन रेंज का स्पीयर से पहले वो जो ऊआ वाला म्यूजिक है ऊआ वाला जो साउंड इफेक्ट है, जो साउंड है, जो नॉइस है, उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूज किया, जो एक क्लियर बता रहा है रोमन रेंज फीचर होने वाले वॉर गेम्स में। इवन एक फ्रेम तो ऐसा भी जहां पे रोमन रेंज उस केज को भी हिला रहे, तो वो कंफर्मेशन देता है कि रोमन रेंज वॉर गेम्स मैच में उतरेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है कि ये भी देखिए कि जेकब फाटू को भी यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फीचर किया है। अब पता नहीं इसका क्या मतलब है, क्योंकि ओरिजिनली हमने तो यही सुना था कि जो मैच होने वाला है रोमन रेंज वाली टीम का, जहां पे सीएम पंक भी होंगे, उनके साथ जेकब फाटू भी इस मैच को ज्वाइन करने वाले हैं, जिनके साथ जिमी और जे ऊसो भी होंगे। बट जो भी है फिलहाल रोमन रेंज का तो हमको कह सकते हो कंफर्मेशन मिल गया है ये वॉर गेम्स मैच में होंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज का वॉर गेम्स मैच एमएफटी और वाइड 6 करके बिल्कुल भी नहीं चल सकता। और हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल चीज के ऊपर। और भाई चाहे डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस कितना ही सर फोड़ ले, अपना कुछ भी बातें बनानी शुरू कर लें, डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना स्टांस चेंज नहीं करने वाली, वो जो जे ऊसो को लेके सोचते हैं। क्योंकि फाइटफुल ने इसके बारे में रिपोर्ट किया कि जो भी यूट्यूब पर डिसलाइक्स आए हैं, जो भी नेगेटिविटी फैली है जे ऊसो की वजह से, जे ऊसो के अराउंड, उसके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना कोई भी डिसीजन चेंज नहीं करने वाली। इसका कोई भी इंपैक्ट इफेक्ट नहीं पड़ने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर क्रिएटिव डिसीजंस के ऊपर, जो कि एक बात बताता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई भी अपने सिलेक्टिव तरीके से चीजें देखती है। जिन सुपरस्टार को लेके डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगता है कि हाँ इसके साथ अच्छा होना चाहिए और उसको फैंस थोड़ा भी फेवर दिखाते हैं, तो फिर उसके रिजल्ट में ये चीज दिखती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको लेके, मतलब वो तो रेडी बैठे थे और उनको बस एक मौका मिल गया। लेकिन जो सुपरस्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यूई की नजरों में नहीं है और अगर उनको सपोर्ट होता है तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा कोई एक्शन ले। जैसे प्राइम एग्जांपल हो सकते हैं इसका कैरन क्रॉस और एलन नाइट। लेकिन जो उससे रिलेटेड कुछ भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंजेस नहीं करने वाली। बाकी इस वीडियो को आप लोग यहां तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।